भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही तो काम करती है। यही तो है न खाऊंगा न खाने दूंगा का ढकोसला। यही तो है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं इसका छलावा। खबर क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। याद कीजिएगा 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने इनकी हजारों करोड़ की जो संपत्ति है उसे जब्त कर दिया था, यह कहते हुए कि यह बेनामी संपत्ति है। अभी एक ही दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ है और अजीत पवार ने एक बार फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है और एक दिन बाद इनकम टैक्स विभाग उनकी तमाम संपत्तियों को मुक्त कर देता है, यह कहते हुए कि नहीं साहब, यह बेनामी संपत्ति नहीं है। याद है आपको किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं, एक बार हम सत्ता में आ गए तो हम जो हैं उन्हें चक्की पीसेंगे एंड पीसेंगे और किसी भी कीमत पर हम इनके साथ सत्ता में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद है आपको एनसीपी के बारे में क्या कहा था? नेचुरली करप्ट पार्टी। क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने एनसीपी के बारे में, और खास तौर से हमला किया था अजीत पवार के बारे में। मगर आज इनकम टैक्स विभाग ने पूरी तरह से छूट दे दी है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वाकई यह खबर पढ़ते हुए मुझे हंसी आ रही है, जिससे पता चलता है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह अपने आप में कितना बड़ा ढकोसला है। खबर आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। दिल्ली की बेनामी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया है, उनकी सीज संपत्ति को फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार, बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति इनकम टैक्स ने सीज कर दी थी और एक तरह से कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण के एक दिन बाद यह उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। यह पूरा केस क्या है दोस्तों, इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। किस तरह से इनकम टैक्स ने 2021 में उनकी संपत्ति को सीज किया था, इसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताया था। इनकम टैक्स ने जब उन पर दबाव बनाया था, उसी के चलते अजीत पवार एनसीपी को दो फाड़ कर देते हैं। नतीजा आपके सामने है, वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। बहरहाल इस मामले में इनकम टैक्स का पूरा केस क्या था, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। उनका दावा था कि ये कागजात अजीत पवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे। बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एबीपी माझा के कार्यक्रम में मान्यवर ने क्या क्या कहा था कि किसी भी कीमत पर अजीत पवार जो है वो भाजपा में नहीं होंगे। जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकी थी, याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, यानी कि एक टंकी पर चढ़कर जो काम धर्मेंद्र ने किया था शोले में, वो काम चुनावी मंच पर चढ़ के देवेंद्र फडणवीस ने किया था। मुलायजा फरमाए। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां है। प्रधानमंत्री देश की जनता को क्या कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है। छाती ठोक कर कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था। सबसे बड़ी बात, आज क्या प्रधानमंत्री के किसी भी नारे पर विश्वास किया जा सकता है? प्रधानमंत्री आप ही के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। याद कीजिएगा खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने किस तरह से गारंटी बताया था। सुनिए दोस्तों, 2-3 चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। 2 मुद्दे थे जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार और महिला सम्मान। महिला सम्मान, अगर आजाद भारत के इतिहास को देखें तो महिला सम्मान की इतनी दुर्गति किसी सरकार में नहीं हुई है, किसी सरकार में नहीं हुई है। महिलाओं के साथ अत्याचार अलग अलग सरकारों में होते हैं, मगर उसे जायज ठहराने का काम अगर किसी ने किया है वो तो भाजपा ने किया है।
भाजपा में बाढ़ है, एक लंबी चौड़ी बाढ़ है लोगों की, नेताओं की, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उसे जायज ठहराते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ऐसे अत्याचारियों के लिए वोट मांगते हैं। दूसरी बात, राम रहीम जैसे बलात्कारी, उन्हें बार बार भाजपा पैरोल पर रिहा करती है। तो यह बात तो महिला सम्मान की है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने अपने समर्थकों को खूब मूर्ख बनाया था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मगर हम देख रहे हैं अडानी पर जो तमाम आरोप उठ रहे हैं, और ये आरोप किसी अखबार की तरफ से नहीं आ रहे हैं, किसी विपक्ष के नेता की तरफ से नहीं आ रहे हैं, ये आरोप आ रहे हैं एक अमेरिकी अदालत की तरफ से। मगर उसके जवाब में बीजेपी क्या कर रही है? सबसे पहले तो वो अडानी के पक्ष में मैदान में आ जाती है, फिर वो देश के खिलाफ साजिश बताते हैं, यहां तक कि अब वो अमेरिकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अडानी की चाटुकारिता में भाजपा इस कदर गिर गई है कि अब वो भारत और अमेरिका के संबंधों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, और इसमें सबसे आगे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं निशिकांत दुबे। सुधांशु त्रिवेदी, संसद के अंदर अनर्गल बयान देना, और जब कोई भ्रष्टाचार की बात उठाता है तो उसे गद्दार कहा जाता है। आपको याद है ना, संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था कि राहुल गांधी गद्दार हैं। भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में हुआ है, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, मगर मीडिया भ्रष्टाचार के वो मुद्दे उठाता था, सरकार को कटघरे में रखता था। मुझे बताइए ना दोस्तों, अजीत पवार जिसे इनकम टैक्स विभाग ने क्लीन चिट दे दी है, जो आज की बड़ी खबर है, क्या कोई गोदी मीडिया उस पर सवाल करेगा? क्या प्रधानमंत्री के जो पुराने वायदे हैं उस पर वो प्रधानमंत्री को कटघरे में रखेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस को उनके तमाम जो वादे हैं, तमाम जो बातें की है, वो याद दिलाई जाएगी? कौन याद दिलाएगा बताइए? क्या ये काम पत्रकारों का नहीं है? क्या पत्रकारों का काम सिर्फ समाज के अंदर दंगा भड़काना है? और सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने मंच से ये तमाम बातें आपके सामने लाता हूं तो आप में से कुछ लोग मुझे ही अनर्गल बातें कहते हैं, मेरी ही आलोचना करते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं करप्शन को लेकर, अगर मैं इस मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में रख रहा हूं, उसे एक्सपोज कर रहा हूं, तो यह मेरी गलती है। बताइए ना, अगर आप अंध समर्थक भी हैं तो आपको बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में कई घोटाले हुए, बोफोर्स से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर, हालांकि कई ऐसे घोटाले हैं, मसलन 2G स्कैम, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, क्या हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो तमाम घोटाले किए गए थे, क्या हुआ? जिस डीएलएफ कंपनी पर बीजेपी सवाल उठा रही थी, उसी डीएलएफ कंपनी से इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, जिस डीएलएफ कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, जिसके बारे में भाजपा यह कह रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ सांठगांठ है, उसी डीएलएफ कंपनी से गुप्त चुनावी चंदे में भाजपा ने 170 करोड़ रुपए लिए थे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, गुप्त चुनावी चंदा। चंद्रचूड़ ने इसे निरस्त कर दिया, इसे खत्म कर दिया, मगर ये गुप्त चुनावी चंदा के एवज में किस किस धन्ना सेठ को क्या क्या फायदा हो रहा था, इसकी कोई चर्चा ही नहीं। आज का मेरा शो सिर्फ अजीत पवार के बारे में नहीं है दोस्तों, आज का मेरा शो भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में है, और यह मुद्दा मैं लगातार उठाता रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की जनता को जानना चाहिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें यह बतला रहे हैं कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, और हम में से कई लोग ब्रेन वॉश भी हो गए, मगर दूसरी तरफ इसकी एवज में क्या क्या किया जा रहा है। महिलाओं का अपमान, इनके कई नेता हैं शामिल हैं महिलाओं के साथ रेप से लेकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने में, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार। क्या इन मुद्दों पर आप आंखें मूंदे रहेंगे? यह सवाल है, भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, जवाब मांग रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।